हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू द सेकंड पार्ट ऑफ द रिवीजन सीरीज वीडियो। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आज के वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व करेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म पर फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 1। देखो प्रॉब्लम नंबर 1 में हमारे पास क्या है कि ये एक कंपाउंड है जिसे 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से ट्रीट किया गया है। NaOH क्या होता है, सभी को पता है, NaOH इज अ बेस। तो बेस क्या करेगा, बेस एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो देखो हमारे पास दो एसिडिक प्रोटोन है यहाँ पे, ये एक फिनोलिक प्रोटोन है और ये एक नॉर्मल 2 डिग्री अल्कोहल है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद बेस फर्स्ट। यहाँ पर हमारे पास दो एसिड्स हैं, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो ये वाला एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये वाला जो प्रोटोन है वो मोर एसिडिक है, क्योंकि जो रिजल्टिंग एनायन बनेगा O- यहाँ पर वो स्टेबलाइज्ड होगा इसके रेजोनेंस के साथ, फिनाइल रिंग के रेजोनेंस के साथ। पर यहां पर ऐसा कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले आपको ये अनायन जनरेट करेगा। अब देखो नेक्स्ट में हम इसको ट्रीट कर रहे हैं मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। इट्स अल्काइल हैलाइड वेयर ब्रोमीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ब्रोमीन लीव कर सकता है। ये O- इस तरह से अटैक करेगा मिथाइल के ऊपर और आपका जो Br है ब्रोमीन वो लीव कर जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो समझते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पर हमारे पास एक हैलो अल्केन है, जिसको हमने अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया और हीट किया है। तो हमें कंपाउंड A मिल रहा है जो कि मेजर है, तो हमें A का स्ट्रक्चर बताना है। देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास दो प्रोटॉन्स है एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। एक ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे शो किया है और एक ग्रीन कलर से यहाँ पे मैंने आपको शो किया है। अब इन दोनों में से कौन सा प्रोटॉन बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो डिटरमाइन करेगा प्रोडक्ट की रिजियोकेमिस्ट्री। एक बार यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है। तो हम दोनों अल्कीन्स के ट्रांजिएंट स्टेट्स को देखते हैं। दोनों ट्रांजिएंट स्टेट देखना। अगर मान लो आपने ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर अल्कीन बनेगा। इसका ट्रांजिएंट स्टेट देखते हैं, इसका ट्रांजिएंट स्टेट कैसा होगा। तो देखो यहाँ पर फिनाइल रिंग है और इसके साथ कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड बन रहा है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो इधर बाहर की तरफ बन रहा है, उसका इस फिनाइल रिंग के साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो अब आप बता सकते हो क्या ये वाले अल्कीन और ये वाले अल्कीन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यू डबल बॉन्ड है वो फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। और याद रखना ये पॉइंट कि कभी भी जब एलिमिनेशन रिएक्शन में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बनता है तो वही प्रोडक्ट मेजर होता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन से इनकमिंग फॉर्मिंग डबल बॉन्ड को स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर ये वाला मेजर होगा, ऑप्शन बी, ना कि ऑप्शन ए। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या है, हमारे पास दो कंपाउंड है जिनको हमने सोडियम इथॉक्साइड यानी कि एक बेस से ट्रीट किया और हीट किया है। तो ऑब्वियसली क्योंकि बेस से ट्रीट किया है और हीट किया है तो यहाँ पे हमें एलिमिनेशन सोचना है। और यहाँ पर हमें बता भी दिया गया है कि एलिमिनेशन ही हो रहा है, बस हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखते हैं एक बार हम। यहाँ पर मैंने इन दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को विथ हाइड्रोजन बनाया है। अब आपको पता है कि एलिमिनेशन जो होता है, जो E2 एलिमिनेशन होता है, ठीक है, वो एंटी पेरिप्लेनर होता है। उसमें जो लीविंग ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है उनको एक दूसरे के ट्रांस होना होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन के भी ट्रांस है और इस हाइड्रोजन के भी ट्रांस है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड बन सकता है और इधर से भी डबल बॉन्ड बन सकता है। पर अब देखो कौन सा वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली जो Q वाला डबल बॉन्ड है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, दिस डबल बॉन्ड इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो दिस डबल बॉन्ड इज मेजर, दिस डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल। तो ए के केस में हमारे पास बनेगा जो होगा वो Q बनेगा। पर देखो कंपाउंड, ये वाले कंपाउंड में क्या सिचुएशन है कि ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन के साथ सिन है, यानी कि दोनों सिस है। तो इनका एलिमिनेशन नहीं हो सकता, E2 मैकेनिज्म से नहीं हो सकता। ठीक है, E1 से हो सकता है। पर यहां पर देखो स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज कर रहे हैं, NaOET इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि NaOET एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए ये E2 मैकेनिज्म को फेवर करता है, ना कि E1 को। ठीक है,
तो हमारे पास जो एलिमिनेशन होगा अब सिर्फ इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन का ही हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस केस में एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट है, ये वाला अल्कीन, दैट इज पी। तो ए का क्यू और बी का पी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि इस कंपाउंड को हम कोल्ड KMnO4 से ट्रीट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो कोल्ड KMnO4 को हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, और बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, तो बेयर्स रिएजेंट का यूज होता है सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन में। सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन मतलब डाइहाइड्रोक्सिलेशन, मतलब आप दो OH ग्रुप का एडिशन कर रहे हो और दोनों सेम साइड पे, मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो सिस OH बना रहे हो, दो OH जो कि एक ही साइड में अटैच होगा। तो देखो यहां पर क्या है, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले आपको ये कंपाउंड मिलेगा, और क्योंकि ये सेम साइड में OH का एडिशन होता है इसीलिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो सिस होगी। अब देखो यहां पर फिर एक डबल बॉन्ड है, तो फिर से एडिशन हो सकता है ना, डबल बॉन्ड है तो फिर से एडिशन हो सकता है, तो फिर से एडिशन हुआ और ये कंपाउंड बन गया। अब ये एक जेम डायोल है, जहां आपको पता होना चाहिए कि जेम डायोल्स आर नॉट स्टेबल, और यहां से ऐसे H2O निकल जाएगा और यहां से ऐसे H2O निकल जाएगा और ये बना लेगा कीटोन, यहां पर ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ये इधर कीटो और इधर भी कीटो। ड्राइंग मेरी थोड़ी गंदी है तो माफ करो, अभी न्यू हूं। तो जेम डायोल्स आर अनस्टेबल, दे इजीली गेट कन्वर्टेड टू कीटोन्स या अल्डिहाइड। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ब्रोमीन और लाइट, इसका मतलब रेडिकल मैकेनिज्म। H म्यू या पेरोक्साइड आप जब भी देखो तो आपको समझना चाहिए कि इट्स अ रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे ब्रोमीन और लाइट ले रहे हैं हम, तो रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रोमिनेशन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो कहां पर ब्रोमिनेशन होगी, तो आपको पता है 3 डिग्री रेडिकल्स आर मोस्ट स्टेबल, और ब्रोमिनेशन के केस में 3 डिग्री प्रोडक्ट ही मेजर होता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री रेडिकल बनने की, तो यहां पर हमारा ब्रोमिनेशन हो जाएगा। अब इसको हमने ट्रीट किया अल्कोहलिक KOH से, तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। तो एलिमिनेशन कैसे हो सकता है, एलिमिनेशन यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ से हो सकता है, या फिर यहाँ से हो सकता है। अब आपको पता है कि इंटरनल डबल बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और इधर से निकालो या उधर से निकालो बात एक ही है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो अगर आपने इधर से भी एलिमिनेट किया तो दोनों सेम ही है, ये काइरल तो है नहीं ना, तो दोनों सेम ही है। तो हमारा Y ये हो जाएगा, Y इज दिस कंपाउंड। अब Y को हमने HBr और पेरोक्साइड से ट्रीट किया। HBr और पेरोक्साइड का मतलब क्या है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ HBr, और अगर आप एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करोगे तो ब्रोमीन किधर ऐड होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ऐड होगा, यानी कि यहां पर ब्रोमीन ऐड होगा। ठीक है, पेरोक्साइड का मतलब होता है रेडिकल मैकेनिज्म, दैट इज एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो ब्रोमीन का एडिशन यहां पे होगा। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो यहां पर क्या है, इस कंपाउंड को आपने NaOH से ट्रीट किया तो क्या होगा, यहां पर हम देखो दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो खुद OH माइनस है, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल भी है, एक बेस भी है, पर आपको पता है कि एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टर। पर देखो यहां से प्रोटॉन निकाल के एलिमिनेशन हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि इस H को ये निकाले और यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाए। पर अब आप मुझे बताइए ये H ज्यादा एसिडिक या ये वाला H ज्यादा एसिडिक, ऑब्वियसली सल्फर का प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक, तो यहाँ पे S माइनस बनेगा, और ये S माइनस क्योंकि इस लीविंग ग्रुप के एंटी में है तो यहाँ पर एक NGP रिएक्शन हो सकता है। देखो ये S माइनस यहाँ से इसके ऊपर अटैक कर सकता है और ये क्लोरीन ग्रुप निकल जाएगा। तो इट इज अ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड NGP रिएक्शंस आर वेरी फास्ट बिकॉज दे आर इंट्रामोलिकुलर, इनसाइड द मॉलिक्यूल ही होता है ना, इसमें दो मॉलिक्यूल की तो जरूरत ही नहीं है, एक मॉलिक्यूल अपने अंदर ही रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए NGP रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट, और आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। आंसर इज बी। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस अल्कीन को हमने ब्रोमीन और CCl4 से ट्रीट किया पहले। तो देखो ब्रोमीन CCl4 ब्रोमीनियम कैटायन बनेगा, और यहाँ पे एक ब्रिज्ड ब्रोमीनियम कैटायन बन जाएगा, इस तरह से ब्रिज्ड ब्रोमीनियम कैटायन बन जाएगा, यहाँ पे Br होगा, और फिर दूसरा Br माइनस इधर अटैक करेगा तो मतलब डाइब्रोमो कंपाउंड बनेगा। तो फर्स्ट ब्रोमिनेशन विल कर और आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, इस कंपाउंड को आप ट्रीट कर रहे हो अल्कोहलिक KOH जो कि एक बेस है, और सोडामाइड NaNH2 सोडामाइड जो कि उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है ही, पर NaNH2 उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमने यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट किया है। देखो क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होंगे। पहली बार एलिमिनेशन होगा इस बेस के कारण, अल्कोहलिक KOH के कारण, और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। फिर यहां पर मेरे पास एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है जो कि इस ब्रोमीन के एंटी है कि नहीं? तो एक और बार एलिमिनेशन हो सकता है, एक और बार एलिमिनेशन हो सकता है, पर इस एलिमिनेशन के लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। दोबारा एलिमिनेशन कराने के लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, इसीलिए मैंने NaNH2 को लिया, और ये फिर से एक एलिमिनेशन हो जाएगा और मुझे यहाँ पे इंटरनल अल्काइन मिल जाएगा, मुझे ये वाली अल्काइन मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी। तो अगर आपको ठीक है एक अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली आपको दो हाइड्रोजन रिमूव करना है, पर हाइड्रोजन का रिमूवल इतना इजी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था कि पहले हम हैलोजनेशन करते हैं और फिर हम यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन। देखो अगर आपको KOH और NaNH2 एग्जाम में कहीं भी दिख जाए तो आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि एक बार अल्काइन बनने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड भी वहां पे बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी वहां पे बन सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताता हूँ जो रिलेटेड तो नहीं है इस क्वेश्चन से, पर अगर इसी अल्कीन को मैंने हाइड्रोजन और लिंडलार कैटलिस्ट, हाइड्रोजन और लिंडलार कैटलिस्ट से ट्रीट किया, ठीक है, लिंडलार कैटलिस्ट और हाइड्रोजन से ट्रीट किया। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, तो पॉइजन्ड पैलेडियम कार्बन को हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। इससे अगर मैंने ट्रीट किया तो मुझे ये अल्कीन मिलेगा, मेजर सिस अल्कीन, नॉट ट्रांस अल्कीन। तो देख सकते हो आप, ये स्कीम को अगर मैं एक और स्टेप फर्दर बढ़ा दूं तो मैंने एक ट्रांस अल्कीन से, यहाँ पे आप देखो ट्रांस अल्कीन से सिस अल्कीन बना दिया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर आइसोमराइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड एज वेल। आपके पास एक ट्रांस अल्कीन है तो आप उससे एक सिस अल्कीन कैसे बनाओगे? आपको पता है ट्रांस ज्यादा मेजर होता है, तो सिस में कन्वर्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। बट इस सेट ऑफ रिएक्शन से जो मैंने आपको अभी बताया, आप एक ट्रांस अल्कीन को सिस अल्कीन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंडलार कैटलिस्ट कन्वर्ट्स ट्रिपल बॉन्ड टू double bond with cis geometry, not trans geometry. It's very important point. Now let's look to the next problem. देखो ये थोड़ा अच्छा सवाल है, मुझे काफी अच्छा लगा था ये क्वेश्चन। यहाँ पर हम इस कंपाउंड को NaNH2 से ट्रीट कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे ये कंपाउंड उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले NaNH2 क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन अच्छा खासा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये sp कार्बन से कनेक्टेड है। आपको पता है sp कार्बन काफी एसिडिक होता है, तो क्योंकि ये sp कार्बन से कनेक्टेड है इसीलिए इसकी एसिडिटी काफी ज्यादा है। और NaNH2 एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये यहाँ से इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और आपको ये वाला एनायन मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये एनायन मिलेगा, ये एनायन आपको मिलेगा। अब इसमें हमने ये कंपाउंड ऐड किया, इसमें एक OTS आपको दिख रहा होगा, OTS बोलते हैं इसको। OTS क्या होता है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं। OTS इज अ लीविंग ग्रुप। OTS स्टैंड्स फॉर पैराटोलिन सल्फोनेट आयन। ठीक है, पैराटोलिन सल्फोनेट आयन को हम OTS आयन बोलते हैं और इट इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। OTS का मतलब कुछ नहीं समझो तो हैलोजन समझ लो, इट इज जस्ट लाइक हैलोजन, अ लीविंग ग्रुप। अब देखो क्या होता है, इस एनायन में जैसे ही आपने OTS वाला ये कंपाउंड डाला, ये एनायन काम करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह और यहाँ पर एक SN2 रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये अटैक करेगा और ये OTS लीव कर देगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ये वाला कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को हमने सोडियम लिक्विड अमोनिया से ट्रीट किया। अब देखो ये रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया लिंडलार कैटलिस्ट और हाइड्रोजन आपको सिस अल्कीन देता है, और ये रिएजेंट सोडियम या लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया, पोटेशियम लिक्विड अमोनिया, मेटल इन अमोनिया, कोई भी अल्कली मेटल इन अमोनिया सॉल्यूशन एक अल्काइन को रिड्यूस करता है ट्रांस अल्कीन में रिड्यूस करता है। ठीक है, तो सोडियम लिक्विड अमोनिया रिड्यूसेस अल्काइंस टू ट्रांस अल्कीन। क्लियर? कोई भी अल्कली मेटल अमोनिया के सॉल्यूशन में अल्काइंस को ट्रांस अल्कीन में रिड्यूस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर
MCPBA लिया, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ठीक है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ये किस लिए यूज करते हैं हम? इसका यूज हम करते हैं इपॉक्सीडेशन के लिए, इपॉक्साइड रिंग बनाने के लिए। तो सिंपली सी जो होगा वहां पे इपॉक्साइड रिंग बन जाएगा, और ये जो ज्योमेट्री है वो ट्रांस ही रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन एक कॉन्सर्टेड रिएक्शन होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, इस रिएक्शन को हम बर्च रिडक्शन भी बोलते हैं। ये सोडियम लिक्विड अमोनिया वाला जो रिएक्शन था उसको हम बर्च रिडक्शन भी बोलते हैं, और इसका मेजर यूज होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स को रिड्यूस करने में। ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स को बहुत ही अच्छे से रिड्यूस कर देता है, ठीक है। बेंजीन का अगर आपको रिडक्शन करना है तो हाइड्रोजनेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स एरोमेटिसिटी, वो आपको बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर में करना होगा। पर अगर आपने सोडियम लिक्विड अमोनिया में उसको ऐड किया तो बहुत ही इजीली वो बेंजीन को रिड्यूस कर देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये एक कंपाउंड है, इसको हमने एसिडिक मीडियम में ट्रीट किया। इस कंपाउंड का नाम क्या पता है आपको? इसको मैलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसको हमने एसिडिक मीडियम में ट्रीट किया, ठीक है, तो हमें ए मिला, और फिर हमने उसको NaOH से ट्रीट किया तो बी मिला। देखो ए और बी के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होंगे। ए में कुछ नहीं, बस ये रिंग हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। इस एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करके आपको डाइओइक एसिड मिलेगा, और फिर ये क्योंकि एसिड है इसको आपने बेस से ट्रीट किया तो एक सॉल्ट मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। फिर आपने इस सॉल्ट का कोल्व इलेक्ट्रोलिसिस किया। कोल्व इलेक्ट्रोलिसिस एक नेम्ड रिएक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हम अल्केन्स बनाते हैं थ्रू द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। होता क्या है, इसके सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो क्योंकि ये एक एनायन है ये एनोड पे चला जाएगा, और एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन होगा विद द लॉस ऑफ CO2, और रेडिकल्स बनेंगे। यहाँ से CO2 निकल जाएगा और यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। देखो यहाँ पे कौन सा रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा। और इन जनरल कोई भी R होता है, R इज एनी अल्काइल ग्रुप, तो R रेडिकल दो R रेडिकल आपस में मिलकर ऐसे डाइमराइज हो जाते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्केन्स, डाइमर इवन नंबर विद इवन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। इन जनरल कोल्व इलेक्ट्रोलिसिस में डाइमराइजेशन होता है। बट देखो यहाँ पर अगर मैंने डाइमराइजेशन किया इस स्पेशल केस में तो क्या प्रोडक्ट होगा। अगर मैंने यहाँ पर डाइमराइजेशन कर दिया, गलती से डाइमराइजेशन कर दिया, तो मेरा प्रोडक्ट ये बनेगा। देख सकते हो तुम, डाइमराइजेशन करोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब बताओ मुझे ये प्रोडक्ट अनस्टेबल क्यों है? मैंने आपको बता रखा है कि दिस प्रोडक्ट इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इट्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए ये बनेगा ही नहीं। तो होगा क्या? अब रेडिकल तो अनस्टेबल है, रेडिकल को कुछ ना कुछ तो करना है। अब रेडिकल डायमराइज नहीं कर सकता तो क्या करेगा? रेडिकल ये दोनों ऐसे आपस में कंबाइन कर जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे आपको एसिटिलीन गैस मिलेगा। समझे? क्लियर?